बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हम BSN 6 सेमेस्टर की सब्जेक्ट मेंटल हेल्थ नर्सिंग पढ़ रहे हैं। मेंटल हेल्थ नर्सिंग में आप लोगों के कोर्स के कुछ यूनिट्स हम कवर कर चुके हैं जो कि हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मौजूद है, और चैनल के प्लेलिस्ट का लिंक आप लोगों को इस वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन के एंड में मिल जाएगी, वहां से आप स्टडी कर सकते हैं। आज का हमारा जो वीडियो लेक्चर है इसमें हम आप लोगों के कोर्स का एक और यूनिट स्टार्ट करेंगे, यूनिट 6, जो कि पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स पे है। ये यूनिट आप लोगों के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट है, क्योंकि इसमें से आप लोगों के लिए बहुत सारे कंफ्यूजिंग MCQs उठाए जा सकते हैं। तो इसीलिए इस यूनिट से रिलेटेड आप लोगों ने अपनी कंसेप्ट सही तरीके से क्लियर करनी होगी, क्योंकि जब आप लोग अपनी कंसेप्ट सही तरीके से क्लियर कर लेंगे तो फिर चाहे जिस किस्म की भी कंफ्यूजिंग MCQs हो तो उसको आप सही तरीके से ईजिली सॉल्व कर सकेंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, तो ये जो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स होते हैं इनको समझने के लिए आप लोगों के लिए ज़रूरी है कि पहले आप लोग पर्सनैलिटी को समझें कि पर्सनैलिटी होती क्या है। पर्सनैलिटी को कुछ इस तरीके से हम डिफ़ाइन करते हैं कि पर्सनैलिटी इज़ ए कम्प्लेक्स एंड यूनिक सेट ऑफ स्टेबल एंड कंसिस्टिंग पैटर्न ऑफ थिंकिंग, फीलिंग और बिहेविंग दैट परसिस्ट ओवर टाइम। यानी ये डिफिनीशन सुन के ही आप लोग समझ गए हैं कि पर्सनैलिटी जो होती है वो एक कम्प्लेक्स और यूनिक सेट ऑफ स्टेबल एंड कंसिस्टिंग पैटर्न ऑफ थिंकिंग, फीलिंग और बिहेविंग होती है, जो कि परसिस्ट करती हैं ओवर टाइम। यानी ये बहुत ज़्यादा वक्त के लिए होती हैं। एक दफ़ा जब एक इंसान की पर्सनैलिटी बन जाती है तो फिर वो उसकी जो थ्रू आउट उसकी जो पूरी लाइफ होती है उसके अंदर उसकी वो पर्सनैलिटी होती है, फिर उसको ईज़िली चेंज नहीं किया जा सकता। अब पर्सनैलिटी के अंदर उस इंसान की एक अलग किस्म की एक डिस्टिंक्टिव वे ऑफ परसीविंग होती हैं, डिस्टिंक्टिव वे ऑफ इंटरप्रेटिंग होती हैं, डिस्टिंक्टिव वे ऑफ इंटरेक्टिंग होती हैं वर्ड के साथ। अब वो इंसान जो कि अपने एक मुआशरे में रह रहा है तो उस मुआशरे के अंदर, उस दुनिया के अंदर उसकी जो इर्द गिर्द उसकी जो सराउंडिंग है तो उसमें चीज़ों को वो किस तरीके से परसीव करता है, किस तरीके से इंटरप्रेट करता है और किस तरीके से फिर वो उनके साथ इंटरेक्ट करता है, तो इन सब की उसकी एक अलग अपनी एक पर्सनैलिटी होती है, अलग एक डिस्टिंक्टिव वे होती है। तो ये उसकी पर्सनैलिटी कहलाती हैं। अब ये जो उसकी अलग वे ऑफ इंटरप्रेटिंग, अलग वे ऑफ परसीविंग, अलग एक वे ऑफ इंटरेक्टिंग है, ये इन्फ्लुएंस करती हैं उसके तमाम रिस्पॉन्सेस को, कि वो इंसान किस तरीके से अपने इर्द गिर्द के जो उसके सराउंडिंग में स्टिमुलाई होते हैं उनको वो किस तरीके से रिस्पॉन्स करता है, उसके जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स है उसके साथ वो किस तरीके से इंटरेक्ट करता है, और उसके लाइफ एक्सपीरियंसेस के अंदर उसकी जो ओवरऑल एडप्टेशन होती है, तो उस सब को ये जो उसकी पर्सनैलिटी होती है ये उस सब को इन्फ्लुएंस करती हैं। या फिर हम पर्सनैलिटी को इस तरह भी डिफ़ाइन कर सकते हैं कि डीपली इंग्रेन्ड बिहेवियर दैट कैन नॉट बी चेंज्ड ईजिली इज़ कॉल्ड पर्सनैलिटी। यानी ऐसे बिहेवियर जो कि डीपली इंग्रेंड हो। डीपली इंग्रेंड होने का मतलब ये है कि जो कि फर्मली इस्टेब्लिश्ड हो, जो कि स्ट्रॉन्गली इस्टेब्लिश्ड हो, तो ऐसे बिहेवियर जो कि आसानी से चेंज नहीं हो सकते। या फिर इस तरीके से भी इजीली आप लोग पर्सनैलिटी को डिफ़ाइन कर सकते हैं कि डीपली इंग्रेंड पैटर्न ऑफ परसीविंग, थिंकिंग एंड बिहेवियर। यानी फर्मली इस्टेब्लिश्ड जो पैटर्न होती हैं एक इंसान की परसीविंग की, उसकी परसेप्शन की, उसकी थिंकिंग की और उसकी बिहेवियर की, तो वो उसकी पर्सनैलिटी कहलाती हैं। देखिए आप लोगों के जो स्लाइड्स हैं इसके अंदर भी इसकी डिफिनीशन दी गई है। लिखा है पर्सनैलिटी इज़ ए कंसिस्टेंट वे ऑफ थिंकिंग एंड फीलिंग विच रिजल्ट फ्रॉम द इंटरेक्शन ऑफ पर्सनस जेनेटिक मेकअप, हिज लेवल ऑफ एजुकेशन एंड पास्ट एक्सपीरियंसेस। यानी पर्सनैलिटी जो है वो एक कंसिस्टेंट वे ऑफ थिंकिंग है, एक कंसिस्टेंटली एक मुस्तकिल तौर पे एक इंसान की जो थिंकिंग होती है, उसकी जो फीलिंग होती है, ये उसकी पर्सनैलिटी कहलाती हैं। और ये बनती किस चीज़ से हैं? ये बनती उस इंसान के जेनेटिक मेकअप से, उसकी जो जेनेटिक है, उसकी जो हेरिडेटरी है उससे, और उस इंसान के जो लेवल ऑफ एजुकेशन है उससे, और उसकी जो पास्ट एक्सपीरियंसेस होती हैं उससे। यानी उसकी जेनेटिक्स, उसकी लेवल ऑफ एजुकेशन और पास्ट एक्सपीरियंसेस का एक मजमा होता है। इन सब को मिला के, इन सब की वजह से जो उसकी थिंकिंग, उसकी फीलिंग एक ख़ास किस्म की बनती है, जो कि ओवर टाइम के लिए होती हैं, जो कि कंसिस्टेंट होती हैं, परसिस्टेंट होती हैं, वो उसकी पर्सनैलिटी कहलाती हैं। लार्जली अनकॉन्शियस। अच्छा, अब पर्सनैलिटी जो होती हैं वो लार्जली अनकॉन्शियस होती हैं। इसका मतलब ये है कि
एक इंडिविजुअल जो है वो उसको पता नहीं होता, वो फुली इस चीज़ से अवेयर नहीं होता कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि उनके एक्शंस को, उनकी जो पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं उनको शेप देती हैं, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से उनके सर्टेन टाइप ऑफ एक्शंस बनते हैं। उसको ये नहीं पता होता, उसके जो अनकॉन्शियस एलिमेंट्स होते हैं तो वो उनके डिसीजन मेकिंग को भी इम्पेक्ट करते हैं, उनके जो इमोशनल रिस्पॉन्सेज होते हैं, उनके जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स होते हैं, उन सब के ऊपर उनका असर होता है, वो उन सब को अफेक्ट करती हैं। लेकिन उस इंसान को, उस इंडिविजुअल को कॉन्शियसली इन चीज़ों का पता नहीं होता कि ये कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि इन्फ्लुएंस करती हैं उसके थिंकिंग को। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारी जो एक्सपीरियंसेस होती हैं, पास्ट एक्सपीरियंसेस, और जितनी भी हमने ज़िंदगी गुजारी होती हैं उसके अंदर जो हमारे एक्सपीरियंसेस हुए होते हैं तो उन सब का हमारे वे ऑफ थिंकिंग पे असर पड़ता है। जब हमें चीज़ों के साथ एक्सपीरियंस हो जाती हैं कि अच्छा इस हालात में ये हो सकता है, इस हालात में ये हो सकता है, इस तरह जब हमारी एक्सपीरियंसेस होती जाती हैं तो हमारी एक ख़ास किस्म की वे ऑफ थिंकिंग बनती है। अब हमें कोई चीज़ हमारे सामने आ जाती है, कोई भी मामला आ जाता है हमारे सामने, तो उसके लिए हम एक ख़ास किस्म के एक पैटर्न से हम बिहेव करते हैं, बिहेवियर शो करते हैं या अपनी सोच को ज़ाहिर करते हैं। तो वो जो हम बिहेवियर शो करते हैं या अपनी सोच को ज़ाहिर करते हैं तो हमें नहीं पता होता कि हम किस लिए इस तरीके से सोचते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स के, आप लोगों ने देखे होंगे कि जब कोई एक बात आती है, कोई एक चीज़ होती है तो उसके बारे में डिफरेंट लोगों के डिफरेंट ख़यालात होते हैं, सबके ख़यालात एक जैसे नहीं होते कभी भी किसी चीज़ के बारे में। तो ये उन सब की पर्सनैलिटी को शो करती हैं कि उन सब के अलग अलग पर्सपेक्टिव होते हैं किसी भी चीज़ को लेके। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम बात करें एक बहुत ज़्यादा कॉमन चीज़ की कि फ़ीमेल एजुकेशन, जो फ़ीमेल एजुकेशन होती है इसको अगर हम देखें तो इससे रिलेटेड बहुत सारे लोगों के अलग अलग पर्सपेक्टिव्स होंगे। अब वो जो उनके अलग अलग पर्सपेक्टिव्स है, अलग अलग उनकी सोच है, वो उनकी पर्सनैलिटी को शो करती हैं। और जो उनकी पर्सनैलिटी को शो करती हैं उनकी उस किस्म की वे ऑफ थिंकिंग बनी है, चाहे कोई अप्रिशिएट करता है, कोई उसको अप्रिशिएट नहीं करता है, तो वो उनके जो पास्ट एक्सपीरियंसेस होती हैं, उनकी लेवल ऑफ एजुकेशन होती हैं, उन सब चीज़ों का मजमुआ होती है। उनके एक्सपीरियंसेस हो चुके होते हैं, वो उनके जो एक्सपीरियंसेस होते हैं वो इस चीज़ को इस तरीके से सोचने पे उनको मजबूर करती है कि वो उस तरीके से सोचते हैं। लेकिन उनको पता नहीं होता कि पास्ट में ये वाक़या हुआ था तो उस वाक़ये की वजह से मैं यहाँ पे इस मौके पे आके इस स्टिमुलस के लिए ये रिस्पॉन्स शो कर रहा हूँ, ये उसको पता नहीं होता। तो इसीलिए कहते हैं कि जो पर्सनैलिटी होती है ये लार्जली अनकॉन्शियस होती हैं। ये पास्ट एक्सपीरियंसेस, लेवल ऑफ एजुकेशन, जेनेटिक मेकअप का मजमुआ होती है, उन सब की वजह से ये बनती हैं। लेकिन जिस तरीके से हम बिहेव करते हैं, जिस तरीके से हम थिंकिंग करते हैं, तो उस टाइम हम ये नहीं एक्सप्लेन कर पाते, हम ये नहीं सोचते, हम इससे नहीं अवेयर होते कि ये कौन से एक्सपीरियंस की वजह से मैं इस किस्म का ख्याल अभी रख रहा हूँ। तो इसीलिए कहते हैं कि लार्जली अनकॉन्शियस हैं एंड कैन नॉट बी चेंज्ड ईजिली, और ईजिली ये चेंज नहीं हो सकती। पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स। अब अगर बात आ जाती है पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स की, तो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स हम कब कहते हैं? हमने अभी डिफिनीशन के अंदर इस बात को सही तरीके से जान लिया कि जो पर्सनैलिटी होती हैं तो वो डीपली इंग्रेंड होती हैं और परसिस्टेंट वे ऑफ थिंकिंग, हमारी परसिस्टेंट वे ऑफ फीलिंग, परसिस्टेंट वे ऑफ हमारी परसेप्शन, ये सारी चीज़ें जो है इसको हम पर्सनैलिटी कहते हैं। अब पर्सनैलिटी डिसऑर्डर कब बनती हैं? तो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर जो है वो ऐसी मेंटल हेल्थ कंडीशन होती हैं कि जिसके अंदर जो इंड्यूरिंग पैटर्न ऑफ बिहेवियर होती है, हमारी जो स्ट्रॉन्ग जो पैटर्न ऑफ बिहेवियर होती हैं, पैटर्न ऑफ कॉग्निशन होती हैं, इनर एक्सपीरियंसेस होते हैं, वो जब डिविएट कर जाते हैं कल्चरल एक्सपेक्टेशन से, यानी हम जिस सोसाइटी के अंदर रह रहे होते हैं, हमारा जो कल्चर होता है, तो उससे अगर हमारी ये परसिस्टेंट वे ऑफ बिहेवियर, कॉग्निशन, इनर एक्सपीरियंसेस, हमारी जो परसेप्शन होती है, इंटरप्रिटेशन होती है, इंटरेक्शन होती है, ये जब हमारे कल्चरल एक्सपेक्टेशन से डिविएट कर जाती हैं सिग्निफिकेंटली, तो इसको हम कहते हैं पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। यानी अब हमारे पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स के अंदर हमारे जो ख़ास किस्म के पैटर्न ऑफ बिहेवियर होते
होते हैं, हमारे जो पैटर्न ऑफ थिंकिंग परसीविंग होती हैं, तो ये क्या करते हैं, ये हमारे लिए एक ख़ास किस्म की डिस्ट्रेस वो काज करते हैं। हमारे जो पर्सनल सोशल और ऑक्यूपेशनल लाइफ होती हैं तो उसके अंदर इनकी वजह से डिस्ट्रेस आ जाती है, इम्पेयरमेंट आ जाती है, और हमारी जो नॉर्मल फंक्शनिंग होती है वो इनकी वजह से डिस्टर्ब होती हैं, क्योंकि ये एक्सपेक्टेशन से, कल्चरल एक्सपेक्टेशन से हट के होते हैं। तो इस वजह से ये हमारे जो जितने भी सोशल, ऑक्यूपेशनल और हमारी जो पर्सनल लाइफ होती हैं तो उस सब को इफ़ेक्ट कर देती हैं। अब ये डिफरेंट टाइप्स हैं पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स के, आगे हम डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर जिनके अलग अलग सबके अलग अलग फीचर्स होते हैं। बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स आगे हम डिस्कस करेंगे, नर्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स, अवॉइडेंट या अवॉइडिंग पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स, ये सब हम डिस्कस करेंगे। तो इस किस्म के पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स होते हैं। लिखा है आप लोगों के स्लाइड्स में कि occur when trait become inflexible and maladaptive but stable over time। ये तब होती हैं, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर तब होती हैं कि जब आपके जो पर्सनैलिटी ट्रेड्स होते हैं वो इनफ्लेक्सिबल हो जाते हैं, वो बिल्कुल रिजिड हो जाते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी उनमें ख़त्म हो जाती है और मलअडैप्टिव हो जाते हैं, जो कि नॉर्मली एक कल्चर के अंदर, एक सोसाइटी के अंदर जो सब लोगों का नॉर्मली जो एडाप्टिव बिहेवियर होता है उससे वो हट के होते हैं, मलअडैप्टिव होते हैं। लेकिन साथ में क्या होते हैं, स्टेबल ओवर टाइम, जो कि लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए होते हैं। ऐसा नहीं है कि एक 3-4 दिनों के लिए ऐसा हो गया फिर जो है दूसरे जो डिसऑर्डर्स हैं उनकी तरह मेडिसिन लेने से ठीक हो गई या इस तरह, ऐसे नहीं होते। ये जो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स होते हैं एक दफ़ा बन जाते हैं तो फिर इजीली कभी भी इनको ख़त्म नहीं किया जा सकता। तो इसीलिए लिखा है कि ये स्टेबल होती हैं ओवर टाइम लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए होती हैं। काज आइदर सिग्निफिकेंट फंक्शनल इम्पेयरमेंट और सब्जेक्टिव डिस्ट्रेस, इनकी वजह से क्या होता है, फंक्शनल इम्पेयरमेंट हो जाती हैं, सिग्निफिकेंट टाइप की फंक्शनल इम्पेयरमेंट हो जाती हैं, उनकी ऑक्यूपेशनल लाइफ, उनकी सोशल लाइफ, उनकी पर्सनल लाइफ, सब जो एरियाज़ हैं वो सब इफ़ेक्ट होती हैं, सब एरियाज़ के अंदर उसकी जो फंक्शन है वो इम्पेयर हो जाती हैं और सब्जेक्टिव डिस्ट्रेस काज करती हैं उसके लिए। सब्जेक्टिव डिस्ट्रेस का मतलब ये है कि वो जो बंदा है तो वो एक इमोशनल सफरिंग के अंदर होता है, उसको अनईजी फील हो रही होती है, उसके जो वो ख़ास किस्म के जो थॉट्स होते हैं, इमोशंस होते हैं, बिहेवियर्स होते हैं, वो उसको तंग कर रहे होते हैं, अंदर ही अंदर वो बिल्कुल अनईजी फील कर रहा होता है उनकी वजह से। तो इसीलिए लिखा है कि ये सब्जेक्टिव डिस्ट्रेस काज करते हैं। हाउएवर दे स्टे इन द मेन स्ट्रीम ऑफ सोसाइटी, लेकिन फिर भी वो मेन स्ट्रीम ऑफ सोसाइटी में होते हैं। इसका मतलब ये है कि उनको कोई साइकोटिक फीचर्स उनके नहीं होते, जिस तरह साइकोटिक डिसऑर्डर्स के अंदर डिफरेंट उनको साइकोटिक फीचर्स होते हैं जो कि रियलिटी से उनकी टच जो है वो फिर ख़त्म हो जाती हैं। तो इसमें ऐसा नहीं होता, वो नॉर्मली जिस तरह नॉर्मल लोग रह रहे होते हैं उनकी तरह वो भी रहते हैं, लेकिन उनकी जो फंक्शन है, उनकी जो सोशल फंक्शनिंग है वो रिड्यूस हो चुकी होती है, उनकी ऑक्यूपेशनल फंक्शन इम्पेयर हो चुकी होती हैं, और इस अपने इर्द गिर्द अपने सराउंडिंग में जो स्टिमुलाई के लिए उनकी रिएक्शन होती है वो वैसी नहीं होती जैसा कि नॉर्मल लोगों की होती हैं। लिखा है प्रेजेंट विद सिम्टम्स मोर सब्टल देन अदर डिसऑर्डर्स, और इनके ऐसे सिम्टम्स होते हैं जो कि दूसरे जो साइकोटिक डिसऑर्डर्स के, जो साइकियाट्रिक डिसऑर्डर के, यानी जितने भी मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स हैं तो उनके जो जितने भी सिम्टम्स होते हैं तो वो ऐसे नहीं होते। पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स के अंदर जो सिम्टम्स होते हैं ये सब्टल होते हैं, सब्टल मीन्स कि छुपे हुए होते हैं, ये इस तरह एक्सप्रेस नहीं होते जिस तरह दूसरे मेंटल डिसऑर्डर के जो सिम्टम्स हैं वो एक्सप्रेस होती हैं, तो ये इस तरह एक्सप्रेस नहीं होते, ये सब्टल होते हैं। ऑनसेट इन एडोलेसेंस आर एयरली एडल्टहुड, और इनकी जो ऑनसेट होती हैं वो एडोलेसेंस में भी हो सकती हैं और एयरली एडल्टहुड में भी, क्योंकि एडोलेसेंस एज जब पूरी हो जाती है तो उस टाइम एक इंसान की पर्सनैलिटी जो है वो भी मोस्ट पर्सनैलिटी उसकी बन चुकी होती है। अब उसके बाद उसमें चेंजेस लाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होती हैं। तो ये जिस तरह दूसरे जो डिसऑर्डर्स हैं जैसे साइकोटिक डिसऑर्डर्स को अगर हम देख लें तो उसमें उनको हेलुसिनेशंस हो रही होती हैं, उनको डिफरेंट डिल्यूजन्स हो रहे होते हैं, तो उनकी जो सिम्टम्स होते हैं वो एक्सप्रेस्ड होते हैं, लेकिन यहाँ पे सिम्टम्स जो है वो इस तरह से एक्सप्रेस नहीं होते जिस तरह दूसरे जो डिसऑर्डर्स हैं उनमें एक्सप्रेस होते हैं। लेकिन ये लोग जो है इनके लिए बहुत तकलीफ देह होती हैं, इनकी फंक्शनिंग जो है वो इम्पेयर हो चुकी होती हैं, लेकिन फिर भी नॉर्मल सोसाइटी के अंदर एज ए नॉर्मल पीपल ये रह रहे होते हैं, लेकिन फंक्शनल इम्पेयरमेंट इनकी हो चुकी होती है। इनकी ज़िंदगी दूसरे नॉर्मल लोगों की तरह आसान नहीं होती, नॉर्मल नहीं होती।
अब यहाँ पे DSM-4 जो TR क्राइटेरिया है वो आप लोगों को बताया गया है कि DSM-4 के अंदर कौन सा क्राइटेरिया दिया गया है पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स के अंदर। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि एक्सेस टू डिसऑर्डर्स के अंदर रखा गया है पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स को। तो ये स्टूडेंट्स DSM-4 जो है उसके अंदर मल्टी एक्सियल सिस्टम है, उसके बारे में आप लोगों को थोड़ी बहुत मैं इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ, क्योंकि मे बी उसके बारे में भी आप लोगों से MCQs पूछे जा सकते हैं, जो कि जितने भी हमने आगे डिसऑर्डर्स वगैरह हम डिस्कस कर चुके हैं तो उसमें कभी इसका जिक्र नहीं आया था मल्टी एक्सियल सिस्टम का। फर्स्ट टाइम यहाँ पे इसका जिक्र आया है, तो इसका मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि DSM-4 जो है उसमें 5 एक्सियल सिस्टम है एक, उसके अंदर डिफरेंट डायग्नोस्टिक असेसमेंट के लिए जो डिफरेंट मेंटल हेल्थ एलिमेंट्स है, मेंटल हेल्थ जो डिसऑर्डर्स है, तो उनको डिफरेंट कैटेगरीज में रखा गया है। 5 एक्सिस इसके हैं। जो एक्सिस 1 है उसमें क्लिनिकल डिसऑर्डर्स को रखा गया है, क्लिनिकल डिसऑर्डर्स का उनको नाम दिया गया है, और क्लिनिकल डिसऑर्डर्स के अंदर जो मेजर मेंटल डिसऑर्डर्स है उनको रखा गया है, जैसा कि मूड डिसऑर्डर्स है जिसके अंदर डिप्रेशन, बाइपोलर डिसऑर्डर हो गया, एंजाइटी डिसऑर्डर्स इसमें रखे गए हैं, शिज़ोफ्रेनिया और दूसरे जो साइकोटिक डिसऑर्डर्स है तो वो इसमें रखे गए हैं, और इसको एक्सिस 1 क्लासिकल डिसऑर्डर्स का नाम दिया गया है। और इसका जो एक्सिस 2 है, एक्सिस 2 को पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स एंड मेंटल रिटार्डेशन का नाम दिया गया है। एक्सिस 2 के अंदर इनका फोकस जो है वो इस किस्म के जो इंड्यूरिंग और परवेसिव जो पैटर्न ऑफ बिहेवियर होती हैं उसके ऊपर है, जिसके अंदर पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स आते हैं कि पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स के अंदर इस किस्म की एक ख़ास एक्सटेंसिव प्रेजेंस वाली एक इंड्यूरिंग और परवेसिव बिहेवियर लोगों की होती हैं, और इसके अलावा मेंटल रिटार्डेशन जो है वो भी इसके अंदर रखी गई है एक्सिस 2 के अंदर। एक्सिस 3 के अंदर जनरल मेडिकल कंडीशंस जो है वो रखे गए हैं, और जनरल मेडिकल कंडीशन के अंदर ख़ास करके हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ जो हो गए इनका ज़िक्र है कि डिफरेंट जो ऐसे डिसऑर्डर्स भी होते हैं, ऐसे जनरल मेडिकल कंडीशंस भी होते हैं जिनकी वजह से मेंटल हेल्थ जो है, मेंटल हेल्थ डायग्नोसिस जो है उन पे इम्पेक्ट होता है, जैसा कि इनकी एग्जांपल है डायबिटीज़ मेलाइटस की और हाइपरटेंशन की, क्योंकि अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ की वजह से कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट हो सकती है, और इनकी वजह से डिफरेंट मूड डिसऑर्डर्स भी होते हैं, जैसा कि अगर क्रॉनिक डिसऑर्डर है कोई तो उसकी वजह से बंदा डिप्रेशन में चला जाता है, बाइपोलर डिसऑर्डर उसको हो सकती हैं। इसके अलावा जो एक्सिस 4 है तो एक्सिस 4 के अंदर साइको सोशल और इन्वायरमेंटल जो प्रॉब्लम्स हैं उनको रखा गया है, उन पे फोकस की गई है, और उसमें इस चीज़ को बताया गया है कि जो साइकोलॉजिकल जो साइको सोशल जो स्ट्रेसर्स होते हैं और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं तो उनकी वजह से डिफरेंट मेंटल हेल्थ कंडीशंस जो है उनको हम अगर उन चीज़ों को देखा जाए, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स को देखा जाए, साइको सोशल जो स्ट्रेसर्स होते हैं उनको देखा जाए तो डिफरेंट मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स को हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं, और उनकी फिर उनके लिए अगर उन इन्वायरमेंटल फैक्टर्स और साइको सोशल स्ट्रेसर्स के लिए हम मेजर करें तो फिर हम उनको ट्रीट कर सकते हैं उन मेंटल हेल्थ कंडीशन को। इस चीज़ के ऊपर फोकस की गई है एक्सिस 4 के अंदर। और जो एक्सिस 5 है उसको ग्लोबल असेसमेंट ऑफ फंक्शनिंग स्केल का नाम दिया गया है। GAF स्केल उसको कहते हैं, ग्लोबल असेसमेंट ऑफ फंक्शनिंग स्केल। और इस स्केल के अंदर जो इंडिविजुअल की ओवरऑल जो उसकी साइकोलॉजिकल, सोशल और ऑक्यूपेशनल जो फंक्शनिंग होती हैं उसको उसकी रेटिंग की जाती हैं। इस स्केल के अंदर 1 to 100 तक स्कोर दिए गए हैं, और उसमें एक इंसान की ऑक्यूपेशनल, उसकी सोशल, साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग को देख के फिर उस तरीके से उसको स्कोर किया जाता है। तो ये 5 एक्सियल सिस्टम है जिसके बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन आपको होना ज़रूरी है, इस वजह से ये आप इसको देख लें, इसको समझें। और बाकी यहाँ पे जो एक्सिस 2 डिसऑर्डर्स का लफ्ज़ आया था तो इससे बात निकली थी। इसको एक्सिस 2 डिसऑर्डर का यहाँ पे इसलिए लिखा गया है क्योंकि जो एक्सियल सिस्टम है 5 एक्सियल सिस्टम DSM-4 के अंदर, तो उसमें एक्सिस 2 के अंदर पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स जो है वो उनको रखा गया है। अब DSM-4 में जहाँ पे एक्सिस 2 डिसऑर्डर्स के अंदर इनको रखा गया है तो वहाँ पे इनकी डिफिनीशन क्या दी हुई है पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स की, तो लिखा है enduring pattern of inner experiences and behavior that deviate markedly from an individual's culture manifesting in two or more of the following areas। अब
इंड्यूरिंग पैटर्न ऑफ इनर एक्सपीरियंसेस। इंड्यूरिंग किसे कहते हैं स्टूडेंट्स? इंड्यूरिंग मीन्स परसिस्टेंट, यानी परसिस्टेंटली कंटिन्यूसली एक जो पैटर्न होती है इनर एक्सपीरियंसेस की और बिहेवियर की एक इंसान की, जो कि मार्कली डिविएट होती हैं उस इंसान के कल्चर से, वो हट के होती हैं। और दो चीज़ों के अंदर उसको प्रॉब्लम हो सकती है, मैनिफेस्टेशन उसकी दो चीज़ों के अंदर आ सकती हैं, या तो उसके कॉग्निशन के अंदर, या अफेक्ट के ऊपर, या फिर इंटरपर्सनल फंक्शनिंग के ऊपर, या फिर इम्पल्स कंट्रोल के ऊपर। इसका मतलब ये है कि वो जो इंसान है जिसको इंड्यूरिंग पैटर्न ऑफ इनर एक्सपीरियंसेस और बिहेवियर्स हो रहे हैं जो कि उसके कल्चर से मार्कली डिविएट करती हैं, मार्कली उसके कल्चर से वो हट के होती हैं, तो उस बंदे के या तो कॉग्निशन के ऊपर, या तो उसके इफेक्ट के ऊपर, या इंटरपर्सनल फंक्शनिंग के ऊपर, या इम्पल्सिव कंट्रोल के ऊपर फंक्शनिंग इम्पेयरमेंट हो सकती है। इन सब के ऊपर इम्पेयरमेंट हो सकती हैं, और इनमें से दो के ऊपर तो ज़रूर इम्पेयरमेंट हो जाती है, जिसको देख के हम डायग्नोस करते हैं कि ये पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। कि अगर डायग्नोसिस के लिए हमारे सामने कोई पेशेंट होता है और हमने डायग्नोस करनी होती है पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स, तो इस चीज़ को हम देखेंगे कि उनकी इंड्यूरिंग पैटर्न ऑफ इनर एक्सपीरियंसेस और बिहेवियर्स, ऐसे इनर एक्सपीरियंसेस और बिहेवियर्स जो उनके कल्चर से डिविएट है, और उसके अंदर उनमें उनके दो चीज़ों पे इम्पेयरमेंट है, या तो उनके कॉग्निशन पे, या तो उनके इफेक्ट पे, या इंटरपर्सनल फंक्शनिंग पे, या इम्पल्स कंट्रोल पे। तब जाके हम कहते हैं कि ये जो कंडीशन है ये पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। DSM-4 टीआर क्राइटेरिया जो है ये कंटिन्यू है, लिखा है, इन लोगों का कहना है कि इंड्यूरिंग पैटर्न इज़ इनफ्लेक्सिबल। अब उनकी ये जो परसिस्टेंट या कंसिस्टेंट जो पैटर्न होती हैं वो इनफ्लेक्सिबल होती हैं, बहुत ज़्यादा रिजिड होती हैं, परवेसिव होती हैं। परवेसिव का मतलब ये है कि एक्सेसिव प्रेजेंस उसकी होती है, कि एक ट्रेट के अंदर मसला है तो वो छोटी मोटी नहीं है, बल्कि एक्सेसिव अमाउंट पे वो मसला जो है वो मौजूद है। पर्सनल और सोशल सिचुएशंस के अंदर, अब डिफरेंट सोशल सिचुएशंस के अंदर वो इनफ्लेक्सिबल और परवेसिव इंड्यूरिंग पैटर्न जो है वो शो करते हैं। सिग्निफिकेंट डिस्ट्रेस इन सोशल, ऑक्यूपेशनल एंड अदर एरियाज ऑफ फंक्शनिंग, और उनकी सोशल, उनके ऑक्यूपेशनल और अदर एरियाज जो है फंक्शनिंग के, उसके ऊपर इन सब का सिग्निफिकेंट डिस्ट्रेस पड़ता है। ऑफ स्टेबल एंड लॉन्ग ड्यूरेशन, ऑफ स्टेबल होते हैं, लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए होते हैं। ऑफ स्टेबल का मतलब ये है कि ये ख़त्म नहीं होते, ये कम वक्त के लिए नहीं होते, छोटे मुद्दत के लिए नहीं होते, लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए होते हैं और स्टेबल होते हैं। नॉट ड्यू टू साइकोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ सब्सटेंस और मेडिकल कंडीशन। अब DSM-4 का क्राइटेरिया ये है कि ये जो जितने भी हमने जो चीज़ें पर जो करेक्टरिस्टिक्स पढ़ लिए पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स के, तो ये कहीं ऐसा ना हो कि सब्सटेंस अब्यूज़ की वजह से या किसी दूसरे मेडिकल कंडीशन की वजह से है। अगर ऐसा है तो फिर वो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स के अंदर नहीं आती। अगर कोई सब्सटेंस अब्यूज़ नहीं है, दूसरा कोई मेडिकल कंडीशन नहीं है, इंसान जो है वो नॉर्मल है, लेकिन फिर भी उसके अंदर इस किस्म की इंड्यूरिंग पैटर्न जो है वो मौजूद होती है, जो कि उसके कल्चर से मार्कली उसके हटके होती हैं, डिविएटेड होती हैं, तो फिर DSM-4 का कहना है कि ये पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स हैं। प्रिवेलेंस एंड कोमॉर्बिडिटी, अब इसकी प्रिवेलेंस को अगर हम देखें और कोमॉर्बिडिटीज़ को देखें तो लिखा है 10% to 15% इन जनरल पॉपुलेशन। जनरल पॉपुलेशन के को अगर हम देखें तो 10 to 15% लोगों में होते हैं पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स। ऑफन को अकर विद डिप्रेशन एंड एनजाइटी, ज़्यादातर डिप्रेशन और एनजाइटी के साथ कोमॉर्बिड भी हो सकते हैं। अब कोमॉर्बिड या क्यों होते हैं, तो ज़्यादातर पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स जो होती हैं, तो मैंने आप लोगों को बता दिया शुरू में कि पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स की वजह से एक इंसान की ज़िंदगी के अंदर सिग्निफिकेंट सब्जेक्टिव डिस्ट्रेस होती हैं, और ये जो सिग्निफिकेंट सब्जेक्टिव डिस्ट्रेस होती हैं ये लीड कर जाती हैं डिप्रेशन तक। इसकी वजह से उसको एनजाइटी होती हैं और फिर उसको डिप्रेशन हो सकती है। तो इसीलिए बताया जा रहा है कि ज़्यादातर जो है को अकर होते हैं डिप्रेशन और एनजाइटी के साथ, यानी पहले पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होती हैं, उसके बाद उस पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की वजह से डिप्रेशन या फिर एनजाइटी उसको हो सकती हैं। ऑनसेट यूजुअली बिफोर द ऑनसेट ऑफ अदर साइकियाट्रिक डिसऑर्डर, वही बात कि इसकी ऑनसेट पहले होती हैं, फिर इसकी वजह से दूसरे साइकियाट्रिक डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, जिनमें मेनली एनजाइटी और डिप्रेशन है।
वेरियस पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स ऑफन कोएग्जिस्ट, और ऐसा नहीं है कि एक इंसान को कोई एक किस्म की पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हो सकती है और दूसरे उसमें नहीं हो सकते। फॉर एग्जांपल सिर्फ उसको एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, कोई और नहीं है, ऐसा नहीं है। एक इंसान को बहुत सारे टाइप के पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स एक ही वक्त पे हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि एक ही इंसान है, उसको बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर भी हो, एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर भी उसको हो और पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर भी उसको हो। तो ये एक दूसरे के साथ को एग्जिस्ट कर सकती हैं। Biological determinants. Certain inherited traits may be present at birth. Genetic alteration may result in an extreme variation. अब इसकी बायोलॉजिकल जो डिटर्मिनेंट्स है उसको अगर हम देखें पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स के, तो बायोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स के अंदर जेनेटिक्स का जिक्र है कि क्या होता है कि जो जेनेटिक अल्टरेशंस होती हैं तो उनका बड़ा रोल होता है। सर्टेन जीन्स जो होते हैं वो इनहेरिट होते हैं बाय बर्थ, उनमें प्रेजेंट होते हैं, जिनकी वजह से आगे जाके कुछ इन्वायरमेंट का भी उसमें रोल आ जाता है, तो फिर एक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर जो है वो बन जाती है। जेनेटिक अल्टरेशन की वजह से देखिए लिखा है कि एक्सट्रीम वेरिएशन हो सकती हैं। तो डिफरेंट ऐसे जीन्स आपके अंदर जो कि आपके बिहेवियर के लिए, आपके थिंकिंग के लिए, आपके परसेप्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, उनमें अगर डिफरेंट चेंजेस आ जाए तो उनकी वजह से एक इंसान के अंदर पर्सनैलिटी डिसऑर्डर डेवलप हो सकती हैं। अनफेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशन में अफेक्ट द डेवलपमेंट ऑफ द डिसऑर्डर। अब ये नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि जिस इंसान के जीन के अंदर कोई मसला हो, कोई अल्टरेशन हो और उसको लाजमन जो है उसकी थ्रू आउट लाइफ के दौरान उसको पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हो। ऐसा भी हो सकता है कि उसके इन्वायरमेंट जो है बिल्कुल उसने अच्छी इन्वायरमेंट, एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट के अंदर ज़िंदगी गुजारी, तो उसको थ्रू आउट लाइफ भी कोई पर्सनैलिटी डिसऑर्डर जो है वो डेवलप नहीं भी हो सकती हैं। ज़रूरी नहीं है कि उसके जीन में है तो खामखा उसको होगा, लाजमन उसको होगा, ऐसा नहीं होता। इन्वायरमेंट का उस पर फिर रोल होता है। अगर जीन में प्रॉब्लम है, प्रेडिस्पोजिशन है उसको, और साथ में इन्वायरमेंट भी फेवरेबल हो जाती है, थोड़ी बहुत इन्वायरमेंट अपना रोल प्ले करती है, तो फिर पर्सनैलिटी डिसऑर्डर जो है वो डेवलप हो जाती है। अब इसके बाद साइकोसोशल फैक्टर्स हैं। साइकोसोशल फैक्टर्स की अगर हम बात करें तो साइकोसोशल फैक्टर्स के अंदर डिफरेंट थ्योरीज जो है वो दी गई हैं पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स से रिलेटेड, जिसके अंदर लर्निंग थ्योरी है, कॉग्निटिव थ्योरी है, साइको एनालिटिक थ्योरी है और इसके अलावा एनवायरमेंटल फैक्टर्स है। यानी इनका कहना ये है, इनके डिफरेंट जिस तरह हम पढ़ते आ रहे हैं अभी तक कि डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स होते हैं डिफरेंट चीज़ों से रिलेटेड, तो यहाँ पे जो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स है तो इनसे रिलेटेड भी साइकोलॉजी के अंदर डिफरेंट थ्योरीज पाए जाते हैं, जिसमें फर्स्ट वन जो है वो लर्निंग थ्योरी है। लर्निंग थ्योरी जो है उसका ये कहना है, यानी लर्निंग थ्योरी के अंदर जो बिहेवियरिज्म है या फिर सोशल लर्निंग थ्योरी है, तो वो ये प्रपोज करती हैं कि बिहेवियर्स जो होते हैं वो कंडीशनिंग के थ्रू, रीइंफोर्समेंट के थ्रू और जो पनिशमेंट है उसके थ्रू और जो हमारी ऑब्जर्वेशन होती हैं यानी ऑब्जर्वेशनल जो लर्निंग होती हैं तो उनके थ्रू बिहेवियर एक्वायर होते हैं। इनका ये कहना है। लर्निंग थ्योरी वाले जो होते हैं तो लर्निंग थ्योरी के अंदर डिफरेंट थ्योरीज हैं, जिसके अंदर बिहेवियरिज्म हो गया या सोशल लर्निंग थ्योरी, तो इन सब का इकट्ठा ये प्रपोजल इनका असल में ये है कि जो बिहेवियर्स बनते हैं एक इंसान के, तो वो या तो कंडीशनिंग के थ्रू या फिर रीइंफोर्समेंट के थ्रू या फिर पनिशमेंट के थ्रू या फिर ऑब्जर्वेशन के थ्रू, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग के थ्रू एक इंसान जो है उसके बिहेवियर्स बनते हैं। अब इसकी एप्लीकेशन हम पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स के अंदर देखें तो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स के बारे में इनका कहना ये है कि जो मल एडाप्टिव बिहेवियर्स होते हैं पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स में, सर्टेन टाइप ऑफ पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स के अंदर डिफरेंट जो मल एडाप्टिव बिहेवियर उनके होते हैं, तो इनका कहना ये है कि वो लोग लर्न करते हैं रीइंफोर्समेंट के थ्रू। वो जो उनके डिसफंक्शनल बिहेवियर्स होते हैं वो उनमें आ जाते हैं, या फिर ऑब्जर्वेशंस के थ्रू दूसरे लोगों को जब वो ऑब्ज़र्व करते हैं जिनमें ये पर्सनैलिटी ट्रेड्स हो तो वहाँ से वो एक्वायर करते हैं, या फिर उनके ये जो मल एडाप्टिव पैटर्न्स होती हैं इनकी रीइंफोर्समेंट होती है किसी ना किसी तरीके से एनवायरनमेंट के अंदर। जब उनकी रीइंफोर्समेंट होती है तो इन सब की वजह से, रीइंफोर्समेंट की वजह से, ऑब्जर्वेशन की वजह से, लर्निंग की वजह से क्या होता है कि एक इंसान जो है उसके परसिस्टेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर जो है वो डेवलप उसमें हो जाते हैं। तो यहाँ पे
मैं आप लोगों को हमारे सोसाइटी के बारे में कुछ जो है एग्जांपल्स देती चलूँ कि आप लोगों ने देखे होंगे कुछ ऐसे बच्चे जो कि जब ज़िद करते हैं घरों में, बच्चे तो ज़िद्दी होते हैं, वो छोटी छोटी चीज़ों पे उनको अटेंशन चाहिए होती हैं, लोगों को अपनी तरफ वो अटेंशन उनकी करने के लिए डिफरेंट वो काम करते हैं, चिल्लाते हैं, गुस्सा करते हैं, चीखते हैं, रोते हैं। तो उस टाइम हमारे घर में हमारे जो बड़े होते हैं वो ऐसा कर रहे होते हैं कि वो कह रहे होते कि बस इसके साथ छेड़छाड़ ना करो, ये बड़ा जो है ना गुस्सा वाला बच्चा है। अक्सर अक्सर हर किसी के घर में ऐसा होता है कि एक या दो या एक बच्चा तो ज़रूर ऐसा होता है कि जिसके बारे में घर के अंदर ये कहा जा रहा होता है कि ये बड़ा गुस्सालू बच्चा है, इसको छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आता है, ये किसी के लिए बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसके साथ अगर बात की जाए तो या तो ये रोता है या फिर ये मारता है, ये चुप नहीं होता, उठ के हर किसी के साथ ये झगड़ने लगता है, ये तो अपने जो है उनके जो वालिद साहब हैं उनके लिए भी चुप नहीं होता, तो ये इसके साथ जो दूसरे भाई बहन हैं तो उनसे कहते हैं कि इसके साथ बिल्कुल भी आप लोग जो है छेड़छाड़ ना किया करें, और वो उस बच्चे के सामने ये बातें बोल रहे होते हैं। तो ये बेसिकली एक री इन्फोर्समेंट होती है उन बच्चों के लिए। वो बच्चे उसको सुनते हैं तो उनको उस टाइम वो ना समझ होते हैं, वो चीज़ उनको अच्छी लगती है, उनको ये फील होती है कि उनकी कोई तारीफ़ हो रही है, और वो ऐसे गुस्से वाले बच्चे हैं कि वो ना तो किसी की सुनेंगे, ना तो वो जो है किसी की बात मानेंगे, ज़िद करेंगे, अपनी बातों को मनवाएंगे। तो वो एक ख़ास किस्म की उनके जहन में रीइंफोर्समेंट बाहर से उनकी हो रही होती हैं, और उस रीइंफोर्समेंट की वजह से ये एग्रेसिवनेस उनमें ऐसे पर्सनैलिटी ट्रेट बनती जाती हैं। जब वो एडोलेसेंस को क्रॉस करके एडल्टहुड में भी चले जाते हैं तो उस टाइम भी फिर ये एग्रेसिवनेस उनका पीछा नहीं छोड़ती, और वहाँ तक वो उनका जो है पीछा कर रही होती हैं, और वहाँ जाके फिर उन बच्चों को उस एग्रेसिवनेस की वजह से, उस रूड बिहेवियर की वजह से जिन प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, तो ये बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस होता है उसकी ज़िंदगी के लिए, फिर उसके एजुकेशन के लिए, फिर उसके लाइफ में जितने भी मसले आते हैं तो उसकी उस बिहेवियर की वजह से आते हैं। तो इसीलिए हमेशा जो है इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए कि किसी बच्चे के सामने ये कहा जा रहा हो कि आपकी ये बच्चा जो है ये ज़िद्दी है, ये किसी की बात नहीं सुनता, गुस्सा करता है, रो के अपने बातों को मनवाता है। तो ये चीज़ें कभी नहीं करनी चाहिए, इनसे उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। ये जो बड़े जब वो छोटे होते हैं उस टाइम ये बड़े जो कर रहे होते हैं वो उनको उन बच्चों को खुश करने के लिए या फिर उनको उनका ख्याल रखने के लिए कर रहे होते हैं, कि दूसरों को उनके मामलात में बोलने की इजाज़त नहीं दे रहे होते हैं, उनको रोकते हैं और उनको ज़िद्दी वो बड़ा करने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो उनका ख्याल करने के लिए। लेकिन यहाँ पे उनकी ये जो ख्याल होती हैं वो आगे जाके फ्यूचर में उनके लिए एक बड़ी मुसीबत बन जाती हैं। तो इसीलिए ऐसे चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, इससे फिर एग्रेसिवनेस जो है वो एडल्ट्स के अंदर डेवलप होती है, जो कि आजकल के ज़माने में सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम है कि बच्चे ख़ास करके एडोलेसेंस और ख़ास करके जो बॉयज़ होते हैं तो उनमें एक बहुत ही शदीद किस्म की एग्रेसिवनेस कि वो चीज़ों को बर्दाश्त नहीं करते हैं, अपनी ज़िद करते हैं और अपनी ज़िद करते करते अपनी ज़िंदगी को तबाह कर देते हैं, जो कि आगे जाके फिर बहुत ज़्यादा उसके लिए उनको मायूस होना पड़ता है, रिग्रेट करना पड़ता है। तो इसीलिए इन चीज़ों को बचपन ही से इन पे कंट्रोल करना चाहिए। आप लोगों के सामने अगर ऐसी कोई हो रही हो तो उस टाइम उनको आप लोगों ने समझाना है, इन चीज़ों को आपने रोकना है। एज ए प्रोडक्टिव कम्युनिटी मेंबर आप लोगों ने ऐसे टाइम पे काम करना होता है, अपना रोल प्ले करना होता है। इसके अलावा ये लर्निंग थ्योरी थी। अब लर्निंग थ्योरी के अलावा जो कॉग्निटिव थ्योरी है, तो कॉग्निटिव थ्योरी के अंदर अगर हम देखें तो कॉग्निटिव थ्योरी के अंदर इनका क्या कहना है, कॉग्निटिव थ्योरी जो है वो क्या है। तो कॉग्निटिव थ्योरी के अंदर फोकस जो है वो थॉट्स पे हैं, बिलीव्स पे हैं, कि एक इंसान के थॉट्स, उसके जो बिलीव्स होते हैं, उसकी जो थिंकिंग होती है, वे ऑफ थिंकिंग होती है, वो उसके बिहेवियर को किस तरीके से इन्फ्लुएंस करती हैं। कहा जाता है कि जो डिसफंक्शनल थॉट्स होते हैं, डिसफंक्शनल थॉट पैटर्न्स होते हैं, तो वो कंट्रीब्यूट करते हैं कि एक इंसान जो है उनकी वजह से इमोशनल डिस्ट्रेस के अंदर चला जाता है, उसके मल एडाप्टिव बिहेवियर्स उसकी वजह से बन सकती हैं अगर डिसफंक्शनल थॉट्स किसी के हों।
अब ये जो कॉग्निटिव थ्योरी है, इसकी अगर एप्लीकेशन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स के अंदर हम देख लें तो वो इंडिविजुअल जिनको पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होती हैं, तो इनका कहना ये है कॉग्निटिव थ्योरी वालों का कि उनको डिस्टॉर्टेड थिंकिंग पैटर्न उनकी होती हैं, और यही डिस्टॉर्टेड थिंकिंग पैटर्न और मल एडाप्टिव बिलीव्स जो उनके होते हैं, तो उनकी वजह से उनके जो बिहेवियर होते हैं वो भी डिसफंक्शनल बन जाते हैं, और उनके जो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है वो डेवलप हो जाती है, जो कि बहुत ज़्यादा फिर उनके लिए उनके इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स वगैरह जो है उसके अंदर, उनकी जो सोशल लाइफ होती हैं उसके अंदर उनके लिए डिफ़िकल्टीज़ पेश करती हैं। तो इनका कहना यह है कि शुरू में जो वजह होती हैं वो उनके मल एडाप्टिव बिलीव्स और उनके जो मल एडाप्टिव थिंकिंग पैटर्न होती हैं वो होती हैं, यानी कॉग्निटिव फैक्टर्स जो है उनका बहुत ज़्यादा रोल होता है पर्सनैलिटी डिसऑर्डर को डेवलप करने में। इसके अलावा साइको एनालिटिक थ्योरी की बात है, तो साइको एनालिटिक थ्योरी के अंदर जैसे कि जो साइको एनालिटिक थ्योरी फ्रॉइड ने जो जितने भी साइको एनालिटिक थ्योरी जो है प्रपोज किए हैं, तो वो एम्फेसाइज करती हैं अनकॉन्शियस प्रोसेसेस के ऊपर, कि हमारे जो अनकॉन्शियस प्रोसेसेस होते हैं, एयरली चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस होते हैं, तो वो इस थ्योरी का कहना ये है कि पर्सनैलिटी को शेप करने में उनका बड़ा किरदार होता है। अब इसकी एप्लीकेशन अगर हम पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स के अंदर देख लें साइको एनालिटिक थ्योरी की, तो जो इनका कहना यह है कि जो लाइफ के अंदर जो अनरिजोल्व कन्फ्लिक्ट्स होते हैं एयरली चाइल्डहुड से लेके, जो डिफेंस मैकेनिज़्म का यूज़ करना, अनकॉन्शियस प्रोसेसेस जो होते हैं, तो ये सब कंट्रीब्यूट करती हैं पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स के डेवलपमेंट में। फॉर एग्ज़ाम्पल अनरिजोल्व इश्यूज़ जो होते हैं एक इंसान के, उसके जो साइकोसेक्सुअल स्टेजेस हैं वहाँ से लेके चाइल्डहुड के अंदर साइकोसेक्सुअल स्टेजेस के ऊपर जो उसके अनरिजोल्व इश्यूज़ होते हैं, तो वो वहाँ से लेके कंट्रीब्यूट करना स्टार्ट कर देती हैं। इस तरह वो ग्रेजुअली उनके पर्सनैलिटी के अंदर डिफरेंट ऐसे इंड्यूरिंग पैटर्न्स पैदा कर देती हैं जो कि मल अडाप्टिव होते हैं, जो कि कल्चर जो पर्सपेक्टिव होती हैं एक इंसान की, तो उससे वो डिविएटेड होते हैं और एक किस्म के पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स का वो शक्ल फिर अख्तियार कर लेती हैं। इसके अलावा लास्ट में जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं, तो इसमें इन्वायरमेंटल फैक्टर्स से जो जितने भी थ्योरीज इससे रिलेटेड पेश किए गए, तो उनका कहना ये है कि जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं उसके अंदर रेंज ऑफ इन्फ्लुएंसेस है, जिसमें फैमिली डायनेमिक्स हो गया, या फिर जो सोशल रिलेशनशिप्स हैं, कल्चरल इन्फ्लुएंसेस हैं, और जितने भी हमारे लाइफ इवेंट्स हैं, तो इन सब का बड़ा जो है वो इन्फ्लुएंस होता है एक इंसान की पर्सनैलिटी को डेवलप करने में। यानी इसकी एप्लीकेशन अगर हम पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स के अंदर देख लें, तो इनका कहना यह है कि जो ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस होते हैं, जो इनकंसिस्टेंट लोगों के जो इनकंसिस्टेंट पेरेंटिंग होती हैं, कि बचपन से एक इंसान को सही किस्म की पेरेंटिंग नहीं मिल रही होती है, इनकंसिस्टेंट वे में उसकी परवरिश जो है वो हो रही होती है, एब्यूज़ हुई है उसकी किसी लाइफ के किसी एरिया के अंदर जाके डिफरेंट एब्यूज़ का सामना करना पड़ा है, उस बच्चे को नेगलेक्ट का शिकार हुआ है, डिसफंक्शनल फैमिली इन्वायरमेंट में वो पला बड़ा है, तो ये सारी चीज़ें कंट्रीब्यूट करती हैं कि उस बच्चे को पर्सनैलिटी डिसऑर्डर फिर बाद में हो सकते हैं। और ये जो इन्वायरमेंटल स्ट्रेसर्स होते हैं, तो इनका और जो एडवर्स लाइफ इवेंट्स होते हैं हमारे लाइफ के अंदर, डिफरेंट ऐसे इवेंट्स जो कि एडवर्स होते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा मुश्किल होते हैं हमारे लिए, तो वो इंटरेक्ट करती हैं हमारे जो जेनेटिक प्रेडिस्पोजिशंस होते हैं उनके साथ, और फिर ये इन्वायरमेंटल स्ट्रेसर्स और एडवर्स लाइफ इवेंट्स और जेनेटिक प्रेडिस्पोजिशन ये आपस में जब मिल जाती हैं तो फिर पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स डेवलप हो जाती हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, असेसमेंट देख लें। असेसमेंट के अंदर लिखा है मिनेसोटा मल्टीफेजिक पर्सनैलिटी इन्वेंट्री। अच्छा स्टूडेंट्स, MMPI टू इवेलुएट पर्सनैलिटी, ये असेसमेंट टूल्स होते हैं कुछ पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स को असेस करने के लिए। असेसमेंट टूल्स, इनको हम पर्सनैलिटी इन्वेंट्रीज भी कहते हैं। ये असल में स्टैंडर्डाइज्ड और स्ट्रक्चर्ड एक सेल्फ रिपोर्ट क्वेश्चनेरे होती हैं, जो कि कुछ इस डिज़ाइन से बनाए गए होते हैं कि जिनके अंदर एक इंडिविजुअल के जो वेरियस एस्पेक्ट्स होते हैं उसके पर्सनैलिटी से रिलेटेड उनको मेजर किया जाता है इन क्वेश्चंस के थ्रू, क्वेश्चनेरे के थ्रू। इसमें इन इन्वेंट्रीज के अंदर बहुत सारे सीरीज़ ऑफ क्वेश्चंस होते हैं जिनको एक इंसान अपने परसेप्शन के बेस पे आंसर करता है, और अपने परसेप्शन के बेस पे जब उनका आंसर करता है तो इस तरीके से उसकी पर्सनैलिटी की असेसमेंट हो जाती है। अब इसके अंदर जो बहुत ज़्यादा कॉमनली वाइडली यूज़ होने वाले पर्सनैलिटी इन्वेंट्रीज़ हैं, उसमें एक ये मिनीसोटा मल्टीफेजिक
पर्सनैलिटी इन्वेंट्री है, MMPI के नाम से जो जाना जाता है। ये मिनेसोटा जो है स्टूडेंट्स, ये मिनेसोटा जो है ये एक स्टेट है US के अंदर, तो वहाँ पे उस स्टेट के अंदर फर्स्ट टाइम ये बना हुआ है, इसीलिए इसको मिनेसोटा मल्टीफेजिक पर्सनैलिटी इन्वेंट्री इसको कहते हैं। इसके अलावा एक कैलिफोर्निया साइकोलॉजिकल इन्वेंट्री एक और है, वो भी कॉमनली यूज़ होती हैं, जो कि CPI के नाम से जानी जाती हैं, कैलिफोर्निया साइकोलॉजिकल एक इन्वेंट्री। तो ये ऐसे चीज़ें होती हैं, ऐसे टूल्स होते हैं जिसके अंदर डिफरेंट क्वेश्चनेरे होती हैं, जिसको इंसान अपने परसेप्शन के बेस पे उनका आंसर करता है, तो उसकी पर्सनैलिटी की असेसमेंट हो जाती है। इसके अलावा इनको यूज़ करना है, इनके यूज़ के अलावा फुल मेडिकल हिस्ट्री लेनी है, साइकोसोशल हिस्ट्री लेनी है। साइकोसोशल हिस्ट्री के अंदर सुसाइडल या फिर एग्रेसिव थॉट्स के बारे में आप पूछेंगे। रिस्क ऑफ हार्म फ्रॉम ऑफ सेल्फ और अदर्स, अपने लिए कोई रिस्क ऑफ हार्म तो नहीं है, दूसरों के लिए तो नहीं है, इस चीज़ को आप इन्वेस्टिगेट करेंगे। मेडिकेशंस के बारे में आप पूछेंगे, कोई इलीगल सब्सटेंस वगैरह तो यूज़ नहीं करते हैं, उनके बारे में पूछेंगे। एबिलिटी टू हैंडल मनी, किस तरीके से वो पैसे जो है वो खर्च करते हैं, उससे रिलेटेड उनके बिहेवियर का आप पता करेंगे। लीगल हिस्ट्री पूछेंगे कि किसी जुर्म में तो मुलविस नहीं है, कोई ऐसा काम तो नहीं किया है जिसकी वजह से कोई कानूनी कार्रवाई की गई हो, इस सब का आप पूछेंगे। करंट और पास्ट अब्यूज़ वगैरह का आप पूछेंगे। ये सारे क्वेश्चंस पूछने का मतलब, इनका मकसद ये है कि आप चेक करते हैं कि उनके जो एक्शंस, उनके जो बिहेवियर्स हैं, वो कहीं नॉर्मल जो कल्चरल पैटर्न है उससे डिविएटेड है या नहीं, इस चीज़ का आप पता लगाने की कोशिश करते हैं। इम्पैक्ट ऑफ पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स ऑन क्लाइंट बिहेवियर ऑन केयर गिवर। अच्छा स्टूडेंट्स, अब देखिए कि ये जो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर वाले क्लाइंट्स होते हैं, इनके बिहेवियर का उनके केयर गिवर के ऊपर क्या इम्पैक्ट होता है। ज़ाहिर सी बात है कि जो भी मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर हो, तो उसके अंदर ये ऐसे हरकत करते हैं, इनके ऐसे बिहेवियर्स होते हैं जो कि एक नॉर्मल इंसान जो कि इनका केयर गिवर होता है, चाहे वो इनके फैमिली मेम्बर्स हो या जो कोई भी हो, लाउड वन, तो उनके लिए बर्दाश्त करना सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि ये बच्चों जैसी हरकत करते हैं, चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं, बार बार इनको समझाने से भी नहीं समझते हैं, ख़ुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, दूसरों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो इसीलिए केयर गिवर के ऊपर बहुत ज़्यादा इसका इम्पेक्ट होता है। देखिए लिखा है, ओवरवेलमिंग नीड ऑफ क्लाइंट्स में बी आल्सो ओवरवेलमिंग फॉर केयर गिवर्स। इनके जो ओवरवेलमिंग नीड्स होते हैं, आगे हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स के अंदर, उनको हम जब अलग अलग स्टडी करेंगे तो उसमें मैं आप लोगों को समझाऊंगी, बताऊंगी कि कौन कौन से उनके नीड होते हैं, वो क्या चाहते हैं, वो क्या डिमांड करते हैं। तो उनके बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग उनके नीड्स होते हैं, तो उनकी वजह से उनके जो केयर गिवर्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, वो कंफ्यूज्ड फील कर सकते हैं, हेल्पलेस फील करते हैं, एंग्री हो जाते हैं, गुस्सा उनको आ जाता है, वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, उनको बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होती है इन चीज़ों की वजह से। अब देखें जो DSM-4 कैटेगरीज़ हैं, तो उसके अंदर अब ये आप लोगों के MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, ये चीज़ें सही तरीके से आप लोग याद करें। देखिए जो कैटेगरीज़ हैं DSM-4 के अंदर, तो उसमें 3 कैटेगरीज़ में इनको रखा गया है पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स को। क्लस्टर A पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स, क्लस्टर B पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स और क्लस्टर C पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स। जो क्लस्टर A पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स हैं, तो उनके लिए DSM-4 का कहना है कि इसके अंदर जो लोग होते हैं जिनको क्लस्टर A पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स होती हैं, तो उनकी जो बिहेवियर होती हैं वो ऑड या फिर एसेंट्रिक बिहेवियर होती हैं। अब ऑड बिहेवियर किसे कहते हैं? ऑड बिहेवियर यानी ऐसे एक्शंस उनके होते हैं जो कि नॉर्मली सोसाइटी के अंदर एक्सेप्टेबल नहीं होते हैं। नॉर्मली जो सोशली एक्सेप्टेबल जो बिहेवियर्स होते हैं उनसे हट के उनके बिहेवियर होते हैं, अजीब बिहेवियर होते हैं जो कि अच्छे तसव्वुर नहीं किए जाते, ऐसे बिहेवियर्स इनके होते हैं, और इसको हम एसेंट्रिक बिहेवियर्स भी कहते हैं। एसेंट्रिक बिहेवियर्स मीन्स के अनकॉमन बिहेवियर, स्ट्रेंज बिहेवियर, एक अनोखा सा एक बिहेवियर। तो ये बात आपने याद रखनी है कि जो क्लस्टर A पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स हैं, तो उसके अंदर ऑड और एसेंट्रिक बिहेवियर है। ये MCQs में आप लोगों से पूछी जा सकती हैं। अब इसके अंदर 3 किस्म के पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स, इसके सब टाइप्स क्लस्टर A पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स के, उसके अंदर पैरानोइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, शिज़ोइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है और शिज़ोटिपिकल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, या शिज़ोटिपिकल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर आप इसको कह सकते हैं। तो स्टूडेंट्स
ये आपने याद रखनी है। एमसीक्यूज़ में आप लोगों से इस किस्म की क्वेश्चन पूछी जा सकती हैं कि क्लस्टर ए के अंदर कौन कौन से पर्सनैलिटी डिसऑर्डर इंक्लूडेड है, या फिर एमसीक्यूज़ में आप लोगों से ये पूछी जा सकती हैं कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर सब टाइप ऑफ क्लस्टर ए पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स। पैरानॉइड ऑप्शन ए में होगा पैरानॉइड डिसऑर्डर, शिजोइड डिसऑर्डर, ऑप्शन सी में होगा शिजोटिपिकल डिसऑर्डर, और एक्सेप्ट का आप लोगों से कहा गया होगा। और जो ऑप्शन डी है उसमें होगा कि बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। तो आप लोगों को याद हो कि DSM-4 कैटेगरीज़ के मुताबिक क्लस्टर ए के अंदर जो बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है वो इंक्लूड नहीं है। क्लस्टर ए के अंदर पैरानॉइड, शिजोइड, शिजोटिपिकल, ये तीन जो है ये इंक्लूड है, ये आपको याद हो। और क्लस्टर ए के अंदर जो पैरानॉइड, शिजोइड और शिजोटिपिकल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स है, इन सब का एक कॉमन बिहेवियर होता है जो कि ऑड या एसेंट्रिक बिहेवियर कहलाती हैं। ये आप लोगों ने याद रखनी है। अब देखें जो क्लस्टर बी डिसऑर्डर्स हैं, क्लस्टर बी जो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स हैं, तो उनके लिए लिखा गया है कि बिहेवियर्स दैट आर डिस्क्राइब्ड एज ड्रामेटिक, इमोशनल और इरेटिक। ये जो क्लस्टर बी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होते हैं तो उनके ओवरऑल इसके अंदर जितने भी कैटेगरीज है, चार हैं। देखिए यहाँ पे दी गई है कि एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हैं, बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हैं, हिस्ट्रियोनिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हैं और नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हैं। तो इन सब के एक इकट्ठे तौर पे इन सब के एक ख़ास किस्म की बिहेवियर्स होते हैं जो कि ड्रामेटिक, इमोशनल और इरेटिक कहलाते हैं। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। अब ड्रामेटिक बिहेवियर कौन सी बिहेवियर होती हैं? ऐसी बिहेवियर के जिसमें बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कि एक अटेंशन सीकिंग एटीट्यूड जो होती हैं, तो वो ड्रामेटिक बिहेवियर कहलाती हैं कि बंदा जो है बहुत ज़्यादा अटेंशन सीकिंग की कोशिश कर रहा है। इसके अलावा इमोशनल या फिर इरेटिक बिहेवियर ऐसे बिहेवियर के जिसके अंदर एक बंदा जो है वो बिल्कुल अनयूजुअल बिहेवियर जो है वो शो कर रहा है, जो कि बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किए जाते, उस तरीके से वो एक्ट कर रहा है, तो इसको कहा जाता है इरेटिक। तो ये बात आप लोगों ने याद रखनी है कि जो क्लस्टर बी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स हैं तो उनके लिए ये कहा गया है, DSM-4 क्राइटेरिया ये है उनके लिए कि उनके ड्रामेटिक, इमोशनल और इरेटिक बिहेवियर होंगे। और इसके अंदर ये चार जो कैटेगरीज़ है, सब टाइप हैं, वो इंक्लूडेड हैं। एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, हिस्ट्रियोनिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर और नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। इनको हम आगे एक एक करके डिटेल से डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे जो क्लस्टर सी डिसऑर्डर्स हैं तो इसके बारे में आप लोग याद रखें कि जो क्लस्टर सी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स हैं तो उनकी जो डिस्क्रिप्शन है वो कुछ ऐसी है कि ये एंशियस और फियरफुल होते हैं। DSM-4 ने क्लस्टर सी जो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स हैं उनके बिहेवियर के बारे में ये कहा है कि एंशियस और फियरफुल बिहेवियर इनकी होती हैं। और ये जो एंशियस और फियरफुल बिहेवियर क्लस्टर सी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के अंदर इनकी होती हैं, तो ये एंशियस और फियरनेस इनकी इसलिए होती है कि उनको ये लगता है कि हमें रिजेक्ट किया जाएगा, हम जो है हमें अकेला छोड़ दिया जाएगा, हमारा कोई साथ नहीं देगा, हम जो है अकेले रह जाएंगे, हमें जो है रिजेक्ट किया जाएगा। तो उससे रिलेटेड उनकी फियर और उनकी एंजाइटी होती हैं। अब इसके अंदर एवॉइडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, डिपेंडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है और ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। तो ये आप लोगों ने याद रखनी है कि क्लस्टर सी के अंदर तीन उसके सब कैटेगरीज हैं, एवॉइडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, डिपेंडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर और ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। अच्छा स्टूडेंट्स, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इससे आगे डिस्कस करेंगे। इस वीडियो लेक्चर के लिए इतना काफ़ी है। मैं उम्मीद करती हूँ कि जो कुछ मैंने आप लोगों को इसमें समझाई है वो आप लोगों को सही तरीके से समझ आ गई है। फिर भी कोई क्वेश्चन, कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन डाल ले। मैं इसका पार्ट 2 आप लोगों को पढ़ाऊँगी, तो पार्ट 2 के अंदर आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर करूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।